बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ बिलाल अहमद, एमफिल ज़ूलॉजी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी, DPS कॉलेज उकाड़ा। डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर बायोलॉजी को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसका फर्स्ट चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे। और जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ अबाउट होम्योस्टेसिस। सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे कि होम्योस्टेसिस का जो लफ्ज़ है ये कैसे बना, हाउ दिस वर्ड होम्योस्टेसिस हैज़ बिन फॉर्मुलेटेड। एक्चुअली इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। वन इज़ होम्यो विच मीन्स सिमिलर and the other is stasis which means stable. Actually these are two Greek words. तो ग्रीक वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से ये होम्योस्टेसिस का वर्ड फॉर्मुलेट हुआ है और इन दोनों को मिला के, इनके मीनिंग्स को मिला के जो एक ट्रांसलेशन हम कर सकते हैं इस होम्योस्टेसिस की, वो कुछ इस तरह से है कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट एट कांस्टेंट और नियरली कांस्टेंट लेवल इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी बुक में जो डेफिनेशन है होम्योस्टेसिस की वो क्या है। होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द बुक ये है, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट from the harms in the fluctuations, from the harms of fluctuations in the external environment is called homeostasis. अब इस स्टेटमेंट या इस डेफिनेशन का मीनिंग समझने के लिए, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं इसको थोड़ा ब्रेकअप करने लगा हूँ छोटे पीसेस में। फॉर एग्ज़ाम्पल पहला हिंट में ये लिखता हूँ प्रोटेक्शन, और ये प्रोटेक्शन किस चीज़ की होना ज़रूरी है, इंटरनल एनवायरनमेंट। अब इंटरनल एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन किस चीज़ से, फ्रॉम द हार्म्स। हार्म्स का मतलब नुकसानात। अब ये हार्म्स किस वजह से हो सकते हैं, फ्लक्चुएशंस, ड्यू टू फ्लक्चुएशंस। और ये फ्लक्चुएशंस जो है ये कौन सी हैं, विच आर टेकिंग प्लेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो बच्चों ये पूरी डेफिनेशन जो है ये मैंने छोटे पीसेस में कर दी है ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। जाहिर है बात किसकी हो रही है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसकी बात हो रही है। तो उसकी प्रोटेक्शन किस चीज़ से, प्रोटेक्शन हार्म से, नुकसानात से। नुकसानात किस वजह से हो सकते हैं, फ्लक्चुएशंस की वजह से। ये फ्लक्चुएशंस कहाँ पे होती हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स की फ्लक्चुएशन होती है, कमी या ज़्यादती होती है, उसकी वजह से इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो नुकसानात हो सकते हैं उनसे बचाव के मेकनिज़म को होम्योस्टेसिस कहते हैं। ये हमने देखा कि दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस डेफिनेशन। अब इसकी कोई एग्जाम्पल आपके जहन में आए तो डेफिनेटली एक कॉमन सी एग्जांपल है, डेली लाइफ में एक एग्जांपल हमारे मौजूद है। गर्मियों का मौसम है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मुख्तलिफ़ जगहों पे 50 या प्लस उससे चला जाता है सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। तो हमारा जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है वो आप जानते हैं 37 डिग्री सेल्सियस। तो जहाँ भी लोग मौजूद हैं, चाहे वो यहाँ पे पंजाब में है, सिंध में है, बलूचिस्तान में, सिब्बी, जैकबाबाद, मुख्तलिफ़ जगहों पे टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है और ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा है। लेकिन ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर फिर भी कितना रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस।
अगर बाहर डिग्री 50 भी हो जाती है तो इसके बावजूद ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। क्यों? क्योंकि अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वाला टेम्परेचर हमारा बॉडी का टेम्परेचर हो जाए तो क्या होगा, इससे हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हमारी डेथ हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर कोई मैकेनिज़्म है जो बाहर टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन हो रही है, उसके नुकसानात से हमारे बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ होम्योस्टेसिस। अब हम ज़रा आगे इससे चलते हैं। ये ह्यूमन बीइंग्स की एग्जाम्पल आप ज़हन में रख सकते हैं और इसको आप कोट भी कर सकते हैं। अभी हमने इस डेफिनेशन में बात की फ्लक्चुएशंस की, तो वो कौन सी फ्लक्चुएशंस हैं जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होती हैं और जिनकी वजह से नुकसानात हो सकते हैं हमें। तो मोस्टली फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट्स को हम देखते हैं यहाँ पे, मोस्टली फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट्स इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो वो कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनकी ज़्यादातर फ्लक्चुएशन होती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में? तो वो यहाँ पर जो उनको डिस्क्राइब किया गया है, दे आर ऑफ 3। नंबर 1 इज़ वाटर, देन इज़ सॉल्यूट्स, देन इज़ सॉल्ट्स। इसके अलावा भी कंपोनेंट्स एसिड्स, बेसिस, इस तरह की डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस जो हैं ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में फ्लक्चुएट करती रहती हैं। तो मोस्टली ज़्यादातर जो फ्लक्चुएशन होती है वो इन 3 कंपोनेंट्स में होती है और इनकी वजह से नुकसानात हो सकते हैं, लेकिन होम्योस्टेसिस की वजह से हमें नुकसानात नहीं होते। अब ये होम्योस्टेसिस का जो प्रोसेस है जो हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करता है, वो होम्योस्टेसिस मुख्तलिफ मैकेनिज़म्स पर मुश्तमिल है, यानी मुख्तलिफ मैकेनिज़म्स का मजमुआ है। तो अब हम देखते हैं वो कौन कौन से मैकेनिज़म्स हैं जो कि इस होम्योस्टेसिस में इंक्लूडेड हैं। तो होम्योस्टेटिक मैकेनिज़म्स की हम बात करेंगे। होम्योस्टेटिक मैकेनिज़म्स जो हमें प्रोटेक्ट करते उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन की। ऑस्मो रेगुलेशन जो है ये एक ऐसा होम्योस्टेटिक मैकेनिज़्म है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ सॉल्यूट्स एंड द गेन ऑफ वाटर एंड द लॉस ऑफ वाटर in the bodies of living organisms, that is called osmoregulation। लेकिन हम इसको बहुत सिंपल वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं सिंपली बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स in the bodies of living organisms is called osmoregulation। फिर एक और होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म है और वो क्या है? एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन को बच्चों हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? आप पहले से जानते हैं इस मैकेनिज्म के बारे में। एलिमिनेशन और रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, स्पेशली नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट्स। अब मेटाबॉलिक वेस्ट कौन से हैं? ये वो वेस्ट हैं, ये वो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म प्रोड्यूस होते हैं। आपको जानते हैं, आप ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि hundreds and thousands of chemical reactions are taking place each and every moment in the bodies of living organisms, and the sum total of
ऑल दोज केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, और उसमें एनाबॉलिज्म होती है, कैटाबॉलिज्म होती है, और स्पेशली जो कैटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं उनमें फूड मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होती है, ब्रेकडाउन से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और उस एनर्जी के प्रोड्यूस होने के साथ साथ क्या प्रोड्यूस होते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट्स। तो उन वेस्ट को मेटाबॉलिक वेस्ट कहा जाता है, उनकी रिमूवल होना ज़रूरी है, और उन मेटाबॉलिक वेस्ट में ख़ास तौर पे कौन से ज़रूरी है, नाइट्रोजनस वेस्ट, इसको एक्सक्रीशन कहते हैं। तो ये भी एक बहुत अहम होम्योस्टैटिक मैकेनिज़्म। अब तीसरा मैकेनिज़्म है बच्चों, दैट इज़ थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन को कैसे डिफाइन किया जाता है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर ऑफ द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद इन टॉलरेबल रेंज। इसको सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर। तो टॉलरेबल रेंज मैंने आपको बताया, टॉलरेबल का मतलब क्या होता है, जिसको हम टॉलरेट कर सकें, जिसको हम बर्दाश्त कर सकें, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है वो कितना रहना चाहिए, जो वो आसानी से बर्दाश्त कर सके। फॉर एग्जांपल हम जो आसानी से अपना बॉडी टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकते हैं, दैट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारे लिए क्या है, टॉलरेबल रेंज है। और अगर हम टॉलरेबल रेंज की बात करें तो ये वेरी करता है फ्रॉम 36 डिग्री टू 38 डिग्री, यानी 1 डिग्री कम और 1 डिग्री ज़्यादा, तकरीबन इतना एक टेम्परेचर जो है वो टॉलरेबल है। लेकिन इससे ज़्यादा अगर फ्लक्चुएशन होती है तो दैट इज़ नॉट टॉलरेबल। तो ये डिफरेंट होम्योस्टैटिक मैकेनिज़म्स हैं कि जो होम्योस्टेसिस को बरकरार रखने में हमारी मदद करते हैं। बच्चों, ये जो होम्योस्टैटिक मैकेनिज़म्स हैं, अब हम देखते हैं कि इनका मैकेनिज़्म क्या है। व्हाट इज़ द मैकेनिज़्म ऑफ होम्योस्टैटिक प्रोसेसेस। इनकी वर्किंग कैसी है, इनका मैकेनिज़्म क्या है, ये किस तरह से काम करते हैं। तो एक बात बहुत क्लियरली अपने जहनों में रख लें बच्चों कि ये जो होम्योस्टैटिक मैकेनिज़म्स हैं ये उस वक्त तक अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते जब तक इनके पास क्या मौजूद ना हो, कंट्रोल सिस्टम। इनके पास क्या मौजूद होना चाहिए बच्चों, कंट्रोल सिस्टम मौजूद होना चाहिए। अगर तो इनको इन होम्योस्टैटिक मैकेनिज़म्स को, प्रोसेसेस को कंट्रोल सिस्टम की हेल्प अवेलेबल रहेगी तो ये प्रॉपरली फंक्शन करेंगे, अदरवाइज़ ये प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं कि ये कंट्रोल सिस्टम क्या है। एक्चुअली दिस कंट्रोल सिस्टम हैज़ 3 कंपोनेंट्स। इसके 3 हिस्से हैं कंट्रोल सिस्टम के। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 है रिसेप्टर्स, नंबर 2 है कंट्रोल सेंटर, नंबर 3 है इफेक्टर्स। ये बच्चों 3 कंपोनेंट्स हैं कंट्रोल सिस्टम के। इनकी हेल्प जो है वो शामिल हाल रहती है होम्योस्टैटिक प्रोसेसेस के, तभी जो है वो फंक्शनल होते हैं। तो ये रिसेप्टर्स, ये आप पहले से जानते हैं कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं। रिसेप्टर्स आर द स्ट्रक्चर्स विच हैव द एबिलिटी टू डिटेक्ट चेंजेस इन द इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो रिसेप्टर्स वो स्ट्रक्चर्स हैं जो इंटरनल एनवायरनमेंट या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होने वाली किसी भी तब्दीली को डिटेक्ट कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और महसूस करने के बाद इस रिसेप्टर की जो
चेंज है उसको सिग्नल कर देते हैं टूवर्ड्स द कंट्रोल सेंटर। रिसेप्टर्स स्टिमुलस को, चेंज को डिटेक्ट करते हैं, डिटेक्ट करने के बाद उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं कंट्रोल सेंटर की तरफ। कंट्रोल सेंटर जो है वो उसका एनालिसिस करता है और एनालिसिस करने के बाद ये क्या करता है, ये मज़ीद मैसेजेस जो हैं वो आगे फॉरवर्ड कर देता है किनको, इफ़ेक्टर्स को। इफ़ेक्टर्स फिर क्या करते हैं, रिस्पॉन्स शो करते हैं। अब इस कंट्रोल सिस्टम की अगर हम एग्जांपल ह्यूमन बीइंग में लेना चाहें तो अभी मैंने आपको बात बताई टेम्परेचर की, तो वही एग्जांपल यहाँ पे हम दे सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रिसेप्टर्स हमारे उसको डिटेक्ट करेंगे, डिटेक्ट करने के बाद उसको कंट्रोल सेंटर की तरफ भेजेंगे। कंट्रोल सेंटर ह्यूमन बीइंग्स का क्या है, ब्रेन है, ब्रेन में हाइपोथैलेमस है, वो कंट्रोल सेंटर है, वहाँ पे मैसेज जाएगा तो कंट्रोल सेंटर फिर मैसेज भेजेगा किसको, इफ़ेक्टर्स को। इफ़ेक्टर्स क्या हैं, हमारे स्वेट ग्लैंड्स हैं और फ्लो ऑफ ब्लड है उसकी तरफ, तो फिर स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाएंगे, फ्लो ऑफ ब्लड स्किन की तरफ बढ़ जाएगा और उससे क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। कूलिंग इफेक्ट से क्या होगा, टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा और जो ही टेम्परेचर नॉर्मल होगा तो फिर ये मैसेज जो है वापस किसकी तरफ आएगा, कंट्रोल सेंटर की तरफ आएगा, ताकि जो कंट्रोल सेंटर ने ये प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ है कूलिंग ऑफ द बॉडी का वो स्टॉप कर दे। तो इस तरह से वो प्रोसेस स्टॉप कर देगा और इस तरह से हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरह का जो प्रोसेस है इसको फीडबैक मैकेनिज़्म कहा जाता है, फीडबैक मैकेनिज़्म। अब बच्चों एक बात यहाँ पे नोट कर लें, एक यहाँ पे टर्म जो है वो ये भी लिखी हुई है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। तो फीडबैक मैकेनिज़्म पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर तो ये जो इफ़ेक्टर्स हैं इन्होंने जो रिस्पॉन्स दिया है वो एक्सटर्नल जो चेंजेस हुई हैं एनवायरनमेंट में उनके अगेंस्ट दिया है इसने रिस्पॉन्स, तो वो नेगेटिव फीडबैक होगा। और अगर उनकी फेवर में रिस्पॉन्स दिया है तो फिर ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म होगा। थैंक यू वेरी मच। इससे अगला लेक्चर जो है नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम डिलीवर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।